स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक और साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट लेके। ये रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 3, जिसमें हमने 2 मॉक टेस्ट पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए, फिर आप ये देखिए। आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं साइकोलॉजी के, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभवों व प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। यह कथन है। हर एक एग्जाम में, चाहे वो एचटेट का हो, सीटेट का हो, तो एक जो डेफिनेशन है वो ज़रूर पूछी जाती है। तो आपको डेफिनेशन को ध्यान से देखना है कि किसने क्या कहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनुभवों व प्रशिक्षणों द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? कॉल्विन का, क्रो व क्रो का, गेट्स व अन्य का, या कॉर्नबेक का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य का। तो डेफिनेशन तो आपको एग्जैक्ट एज इट इज ही याद होनी चाहिए। इसका कोई ट्रिक नहीं होती है इसको याद करने की। तो आपको बस वर्ड को पकड़ना है, अनुभव और प्रशिक्षण। जैसे यहाँ पे अनुभव प्रशिक्षण किसने लिया अपनी डेफिनेशन में, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम पकड़ के अनुमान लगा सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो ये जो डेफिनेशन रहेगी गेट्स व अन्य की रहेगी। नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी आपको, किसने की थी? वुंड ने स्थापित की थी 1879 में। कब? 1879 में। और कहाँ पे? लिप्जिंग जर्मनी में यह प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्देशन व अधिगम के बीच समानता है। तो ये क्वेश्चन कैसा? दोनों छात्र केंद्रित है। निर्देशन व अधिगम, निर्देशन व अधिगम, अधिगम किसे? बच्चों से रिलेटेड है, लर्निंग। तो बच्चों, अधिगम किससे संबंधित है? विद्यार्थी से रिलेटेड है। और निर्देशन, निर्देशन भी हम किसको देते हैं? विद्यार्थी को ही निर्देशन दिया जाता है। तो निर्देशन और अधिगमों के बीच क्या समानता है? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों छात्र केंद्रित हैं। ये क्या है? दोनों छात्र केंद्रित है। ये राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो गिलफोर्ड द्वारा जो बौद्धिक संरचना का जो मॉडल दिया है उसमें लगभग कितने तत्वों को शामिल किया है? तो उसने 180 तत्वों को शामिल किया है। कितने? 180 तत्वों को शामिल किया है। जो बौद्धिकता संरचना का मॉडल जो सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, उसमें उसने 180 तत्वों को शामिल किया है। पहले 120 थे, बाद में उसने कितने और कुछ और शामिल कर लिया, तो अब उसमें कितने? 180 तत्वों को उसने शामिल किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन, कोहलर अधिगम के नियम, स्किनर अंतर्दृष्टि अधिगम, थॉर्नडाइक क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो थ्योरी है किसने दी है। तो हमें पता है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पावलोव हो जाएगा, क्योंकि पावलोव ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और कोहलर ने अधिगम के नियम नहीं दिए हैं, इसने दिया है अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या दिया है? अंतर्दृष्टि जो अधिगम जो थ्योरी है वो किसने दिया? कोहलर ने दी है। और ये क्या रहेगा? गेस्टाल्टवाद से संबंधित रहेगा कोहलर। और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है, जिसे नैमित्तिक अनुबंधन भी बोला जाता है, ऐसे ऑपरेट कंडीशनिंग भी बोला जाता है। और थॉर्नडाइक ने दिए हैं अधिगम के नियम, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास व त्रुटि का नियम, ये नियम किसने दिए? कोहलर ने दिए हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है? मैंने बताया था द्वि का क्या होता है, दो का क्या होता है, पेयर होता है। तो स्पीरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीरमैन ने दिया है। और थॉर्नडाइक के द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया गया है। कौन सा? बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। थ्रस्टन ने भी बुद्धि का सिद्धांत थ्योरी दी है। कौन सी? समूह कारक, जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोला जाता है। तो समूह कारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? थ्रस्टन ने दिया है। और विने के द्वारा एक कारक सिद्धांत दिया गया है। आई होप ये सभी क्लियर हो गए होंगे आपके। इन्होंने सभी ने बुद्धि के थ्योरी जो सिद्धांत हैं वो दिए हैं। थॉर्नडाइक ने बहुकारक दिया है, थ्रस्टन ने समूह कारक दिया है, और स्पीरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है, और विने ने एक कारक सिद्धांत दिया है। और थॉर्नडाइक ने
बहुकारक दिया है। और इसने थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 तरह से विभाजित किया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, बुद्धि को 3 तरह से बांटा है। नेक्स्ट है, अधिगम की उपलब्धि है ज्ञान, अभिव्यक्ति, कौशल या उपरोक्त सभी। तो अधिगम से हमें क्या मिलता है? उपलब्धि का मतलब है अधिगम के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है। ज्ञान भी मिलता है, अधिगम से ही मिलता है, हमें लर्निंग से ही मिलता है। अभिव्यक्ति, हमारी इच्छा भी होती है। और कौशल, कौशल तो हमें प्राप्त होता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा होगा? श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और चिन्ह अधिगम। तो ये जो अधिगम के जो स्तर हैं वो किसने, गेने ने दिए हैं। किसने? गेने ने दिए। और किसने? 8 प्रकार बताए हैं उसने, या 8 स्तर दिए हैं अधिगम के, जो कि किसी एक सीढ़ी की तरह बना के, अगर आपने देखा होगा तो सीढ़ी की तरह बना के उसने बताया हुआ है। और इसमें जो सबसे उच्चतम स्तर रहेगा वो रहेगा समस्या समाधान अधिगम। इनमें ऑप्शन के हिसाब से कौन सा रहेगा? समस्या समाधान अधिगम रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विकास कार्य नहीं है। विकास कार्य मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो विकास से संबंधित नहीं है? संरचना व कार्यों को आयोजित करने की प्रक्रिया, बिल्कुल विकास का ये कार्य हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े होने तक सीमित होना। बड़े होने तक सीमित होना, ये कोई विकास का कार्य नहीं लग रहा। नेक्स्ट देखते हैं, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बदलावों की श्रृंखला, बिल्कुल विकास कार्य हो सकता है। विभिन्नता, विभिन्नता भी क्या है? विकास कार्य में आती है कि हर जो विकास है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो विभिन्नता भी किसमें? विकास में आ सकती है। तो इसमें जो मुझे राइट आंसर कौन सा है? बी लग रहा है। इसमें नहीं पूछा है तो बी नहीं है, बड़े होने तक सीमित होना, क्योंकि विकास कभी सीमित नहीं होता, वह चलता रहता है। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल मतलब सुपर फास्ट होना चाहिए, पढ़ाते ही जाना चाहिए, बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहिए, पूरा दिन पढ़ाते रहना चाहिए, सरल होना चाहिए बिल्कुल, या फिर एक तरफा होना चाहिए, टीचर पढ़ाती रहे बच्चे सुनते रहें। तो इसमें कौन सा होगा? अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। तो कौन सा होगा? राइट आंसर होएगा अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का मापन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है। हमें पता है कि बुद्धि का मापन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, लेकिन बुद्धि के मापन के जो परीक्षण है उनको 2 भागों में बांटा है, शाब्दिक, अशाब्दिक। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है आपको, शाब्दिक और अशाब्दिक। सामूहिक में भी बांटा जाता है, सामूहिक में भी शाब्दिक अलग होता है, शाब्दिक अलग होता है। तो इसमें बोला है कि बुद्धि मापन का जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है वह कैसा है? शाब्दिक है, अशाब्दिक है, या सामूहिक है, या निष्पादन है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाब्दिक है। ये कौन सा है? शाब्दिक है। शाब्दिक का मतलब है इसको शब्दों में, तो शाब्दिक परीक्षण में क्या होता है कि इसमें जो बोलकर है शब्दों के द्वारा या कहानियों के द्वारा किसी के सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, और जिसके द्वारा उसकी जो बुद्धि है उसका मापन किया जाता है कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करता है। तो जो शाब्दिक परीक्षण रहेगा ये कौन सा रहेगा? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण रहेगा। एक होता है शाब्दिक परीक्षण जिसमें कुछ चित्र दिखा दिए जाते हैं और उस चित्र को सोल्व करके उसकी जो बुद्धि है उसका अंदाजा लगाया जाता है, वो होता है शाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट है, श्री विकास की कक्षा में विद्यार्थियों का IQ न्यूनतम 84 से अधिकतम 145 तक है। 84 से अधिकतम 145 तक है। ये निम्न में किस गुण के उदाहरण को प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक कक्षा है विद्यार्थियों की जिसमें IQ कम से कम 84 है और ज़्यादा से ज़्यादा 145 है। यह निम्न में किस गुण के उदाहरण को प्रस्तुत करता है? समानता है, वैधता है, प्रसार है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विभिन्नता है, क्योंकि जो हर व्यक्ति का जो दिमाग है वो अलग अलग होता है, विभिन्नता होती है उसमें, तो ये विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, किसको? नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिक्षा के प्रमुख परिवर्तन द्वारा शिक्षक केंद्रित खालिस्तान होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित खालिस्तान होना चाहिए। केंद्रित से शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित से, हमें पता है जो शिक्षा है वो ज़्यादातर शिक्षक केंद्रित है, लेकिन आजकल तो क्या
उसको विद्यार्थी केंद्रित बनाया जा रहा है तो कैसे होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है किससे, अल्बर्ट बंडूरा है वो किससे संबंधित है, शाब्दिक अधिगम से, संकेत अधिगम से, अंतर्दृष्टि अधिगम से या अवलोकनात्मक अधिगम से। तो अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किससे रहेगा, हमारा जो 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए शाब्दिक अधिगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैनी के पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत में अधिगम खालिस्तान प्रकार सम्मिलित है। तो मैंने ऊपर आपको बताया गैनी ने जो अधिगम के सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। कितने, 8 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्तविक विकासात्मक स्तर पर संभाव्य विकासात्मक स्तर में अंतर, बालक के अभिकार्य करने में वैवेशक परामर्श योग्य पीरियड ग्रुप में कार्य करने के बीच में अंतर का जोन जाना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है कई बार। वास्तविक विकासात्मक स्तर, संभावित विकासात्मक स्तर में अंतर और बालक के अभी कार्य करने में, जो अभी वो कार्य कर रहा है या फिर उसमें किसी की मदद ले सकता है, जैसे कि वेशक परामर्श योग्य या पीर ग्रुप से अपनी मदद ले सकता है, में कार्य करने के बीच के अंतर का जो जोन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। और ये किसने बताए थे, ये बताए थे लेव वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र को बताया गया है। नेक्स्ट है कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत का, कोलब्रुक ने कौन सा दिया है, कोलब्रुक ने कौन सी थ्योरी दी है, नैतिक विकास का सिद्धांत की जो सिद्धांत दिया है का पूर्व परंपरागत स्तर निम्न में किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। इसमें बोला है कि पूर्व परंपरागत स्तर किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, आत्म केंद्रित निर्णय, दंड था आज्ञापालन अभिमुखी, यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखीकरण और अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा नहीं, अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण के द्वारा यह पूर्व परंपरागत स्तर प्रदर्शित नहीं होता है। बाकी सभी जो होते हैं आत्म केंद्रित भी बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर में होता है, दंड एवं आज्ञापालन अभिमुख भी इसी में आता है और यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखीकरण भी इसी में आता है। तो ये जो डी है हमारा अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण, ये पूर्व परंपरागत स्तर में नहीं आता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, कठोर अनुशासन पर बल देना चाहिए, अधिगम के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए या परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर, व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित है तो क्या करेंगे हम, विविध अनुभवों को उपलब्ध कराएंगे। तो अधिगम के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। जो अंतर्दृष्टि अधिगम है ये थ्योरी किसने दी है, कोहलर ने दी है। किसने दी है, कोहलर ने दी है। और ये पूछा गया है कि जो ये परिणाम किसका है, पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समाकृति प्रत्यक्षीकरण का या अभ्यास का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा समाकृति प्रत्यक्षीकरण का ये परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आईक्यू के सूत्र में एम एक प्रदर्शित करता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो किसको दर्शाता है, मेंटल एज को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है। तो ये किसने कहा था, ये स्टेनले हॉल ने कहा था। और ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, कई बार पूछ लिया गया है, किसी को घुमा फिरा कर बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था को क्या कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है किशोर अवस्था तूफान या तनाव की अवस्था, ये किसने कहा, तो स्टेनले हॉल ने कहा था। पियाजे ने कॉग्निटिव विकास की थ्योरी दी है, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है शिक्षा अधिकार नियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक द्वारा कम से कम कितने घंटे प्रति सप्ताह
काम करना निर्धारित किया गया है, तो कितना सप्ताह में कम से कम कितना काम करना चाहिए एक अध्यापक को, ये शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसके अनुसार, तो उसके अनुसार 40 घंटे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की मनाही से संबंधित है? ये तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, तो ये 24 हो जाएगा, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, एक बालक रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, तो बच्चे का यह चिल्लाना के कारण होता है? तो यह चिल्लाना किसके कारण होता है? सामाजिक व्याकुलता, भावात्मक व्याकुलता, या अजनबी व्याकुलता, या अलग होने का डर? तो ये होता है भावात्मक व्याकुलता के कारण। किसके कारण? भावात्मक व्याकुलता के कारण। नेक्स्ट है, सम्मिलित शिक्षा है कक्षा कक्ष में विभिन्नता का होना, कड़ी प्रवेश परीक्षाओं को उत्साहित करना, तथ्यों के सैद्धांतिक तत्वों का शामिल होना, या फिर सीमांत अनुभवों में अध्यापकों को शामिल करना। तो जो सम्मिलित शिक्षा है वह क्या है? वो रहेगा कक्षा कक्ष में विभिन्नता का होना। सम्मिलित शिक्षा का मतलब है कक्षा कक्ष में विभिन्नता का होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना क्यों की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा के लिए, सर्व शिक्षा अभियान पूरा करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी रोकने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नवोदय विद्यालयों की जो स्थापना है वो किस लिए की गई है? वो की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। और जो नवोदय विद्यालय हैं वो कब से शुरू किए गए थे? वो शुरू किए गए थे 1986 से। तो 1986 से जो नवोदय विद्यालय वो शुरू किए गए थे, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है, रुद्र खिलौनों को तोड़ता है और उनके आंतरिक तत्वों को खोल देता है, तो आप क्या करोगे? रुद्र को कभी भी खिलौनों के साथ खेलने नहीं दोगे। तो नेगेटिव जो ऑप्शन है वो तो हमें कभी चूज नहीं करना है, हमेशा उस पर नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति ऊर्जा को उत्साहित करेंगे, उसे समझाओगे खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और ऊर्जा को उत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अयोग्यता, व्यवहार की अयोग्यता, लिखने की अयोग्यता। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पढ़ने की अयोग्यता से संबंधित है क्या? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, श्री विकास अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की, यह सूचित करता है। तो शिक्षा का निर्धारण, शिक्षण के लिए निर्धारण, या फिर निर्धारण के लिए शिक्षण, या निर्धारण का शिक्षण। तो ये जो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निर्धारण के लिए शिक्षण। किसके लिए? निर्धारण के लिए शिक्षण। तो क्या जो विकास है वो क्या कर गया? वापस आया है, भ्रमण पर ले गया। भ्रमण क्या? उसने लेसन प्लान करवा दिया, और उसके बाद वह क्या कर रहा है? इवैल्यूएशन कर रहा है। तो उसके बाद जो लेसन प्लान के बाद जो हम मूल्यांकन करते हैं उसको बोला जाता है निर्धारण के लिए शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है, रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रचनात्मक जो सुदृढ़ीकरण है, या इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं हम इसको, तो उसके लिए कौन सी विधि सही रहेगी? तो रचनात्मक के लिए रहेगी सर्वदर्शी साधन, उपरोक्त सभी, या फिर व्याख्यान विधि, या ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो रचनात्मक जो सुदृढ़ीकरण है उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साइकोलॉजी के। इसमें कुछ पेडालॉजी भी सम्मिलित किया, क्योंकि मैंने इसमें जो एचटेट है उसमें अब की बार पेडालॉजी का जो सेक्शन है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए आपको जो पेडालॉजी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसको प्रैक्टिस करते रहने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।